अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ना है वो है वेब ऑफ सर्विसेज। ठीक है कि मतलब वेब की क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो होती हैं। हाँ जी, वेब सर्विसेज किस चीज़ को रेफर करता है, लाइक आपके मैसेज बेस्ड डिज़ाइन को, जो कि आपकी वेब की और एंटरप्राइज जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उससे लिंक्ड होते हैं। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट जो भी सर्विसेज आपको इंटरनेट से मिलती हैं वो वेब ऑफ सर्विसेज होती हैं। दी वेब ऑफ सर्विसेज इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जब नेटवर्किंग मैसेज बेस्ड डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसमें चैटिंग बोर्ड हो गया, जीमेल हो गया, या इस तरह की कोई भी ईमेल सर्विसेज, कोई भी सिस्टम हो गया, तो वहाँ पे एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लोगों को पता ही है इसका, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, सोअप होती है, मतलब ये सर्विसेज हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि वही मेल वगैरह सिस्टम कैसे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद WSDL वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है ये, कि मतलब कि आप वेब सर्विसेज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं ये उसको डिस्क्राइब करती है। बाकी ये स्पार्कल स्पार्कल होती है और अदर है। स्पार्कल जो है वो एक स्टैंडर्ड ही है सर्विसेज का। यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है। स्पार्कल जो है वो एक प्रोटोकॉल है, आरडीएफ क्यूरी लैंग्वेज है, इज एन क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है जी, और सिमेंटिक क्यूरी लैंग्वेज है फॉर डेटाबेस। अब आगे सिमेंटिक भी बताऊंगी क्या होता है, क्योंकि आपका टॉपिक आगे आ रहा है इसलिए मैं इधर नहीं बता रही। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं डाटा की, जो भी हमने करना है। और आरडीएफ को हम रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कहते हैं, कि आप अपने फॉर्मेट के जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, वेब पेमेंट्स एट W3C। हम इंटरनेट के ऊपर W3C मतलब WWW कंसोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सारा का सारा वेब का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इसमें हम पेमेंट्स वगैरह कैसे करते हैं। दी ओपन वेब प्लेटफॉर्म इज ट्रांसफॉर्मिंग पेमेंट। एक तो ये बैंक वगैरह सिस्टम होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है ना, या फिर ऑनलाइन ये बैंक में कर दें, या फिर प्रोसेसर, या फिर रेगुलेटर कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड, ई कॉमर्स कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर, मल्टीपल सर्विसेज ऑपरेटर्स होते हैं, हार्डवेयर वेंडर्स होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं आपके ट्रांसफॉर्म मतलब के पेमेंट को शिफ्ट करने के। ठीक है जी, उसके बाद ये चीज़ें हैं लाइक पेमेंट्स जो डेवलप करते हैं वो ये टॉपिक्स हैं, रिड्यूसिंग कार्ड अबेंडोमेंट रेट्स, मतलब कि इसने क्या किया कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दी, कार्ड वगैरह वाला सिस्टम जो है वो कम हो गया, आप ऑनलाइन के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन करने लग गए, सिक्योरिटी और फ्रॉड वगैरह कम हो गया। ठीक है, फॉस्टरिंग ये फॉर्जरीज वगैरह जो है पेमेंट मेथड जो खुद जाना पड़ता था, वेब और इन स्टोर, मतलब कि वेब और आपकी जो स्टोरेज है वो एक साथ कंबाइन कर दी गई है, कि आपको ना फेस टू फेस जाके वहाँ पे नहीं जाना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होना पड़ता, आप ऑनलाइन सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी पेमेंट के सिस्टम हैं उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई। अब तो बिटकॉइन का है, बिटकॉइन का ट्रेंड है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ब्लॉक चेनिंग की ना, कि बिटकॉइन के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी की फॉर्म में हम पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग रेगुलेशंस होती है, इसमें जो भी हम इम्पैक्ट वगैरह मर्ज करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट अथेंटिकेशन के, ये और ये स्टैंडर्ड्स है आपकी जो है अथेंटिकेशन का। ठीक है जी, कि मतलब डाटा को कैसे अथेंटिकेट किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो ये थ्री थ्री डी वे है आपकी जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है पेमेंट्स की, उसको सिक्योर करने का। अच्छा, पेमेंट्स एट W3C, ये पहली उसकी एग्जांपल आ गई कि गोल क्या है इसका ना, कि ओपन वेब स्टैंडर्ड है एक तो, ठीक है, उसमें आप अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स। फिर उसमें आपको नॉलेज होता है, आपका इंटरेस्ट भी डिस्कवर होता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी भी होती है। तो विद कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन है यही W3C, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा सिक्योर लेके जो है अपनी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब
इसमें जो चीज है, ये जो एक फिगर है, ये बता रहे हैं कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना, ये वाला जो डायग्राम है, बाय किया, ये सेल किया, परचेज किया, वेबसाइट का ये बता रहे हैं कि भाई आपने क्लिक किया, आपने ऐड किया, आपने ऐड टू कार्ट किया, आपने पेमेंट मेथड दिया, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, स्टैंडर्ड्स लगाए। तो ये सारी की सारी इस इमेज में ये बताया है कि पेमेंट का ये ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें हम एपीआईज वगैरह, ये देखिए फिक्स गैप एपीआई यूज होती है, जो कि आपके स्टैंडर्ड को डिस्कवर तो जिसमें हम डिस्कवर तो करते हैं, लेकिन उस एपीआई को एक स्पेसिफिक यूजर के पास एक्सेस होती है, और वो उसी बंदे के पास होती है जिसकी वो वेबसाइट है, ठीक है। और दूसरी दूसरी की किसको दी जाती है? उस बंदे को दी जाती है जिसने ट्रांजेक्शन करनी हो। जैसे कि मैंने करनी है तो मुझे भी एक की दी जाएगी, वो मेरी यूनिक की होगी। तो ये सारे के सारे सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड जो है वो W3C ने ग्रुप्स के जरिए, डिस्कशंस के जरिए, मतलब अपने फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स दोनों को मर्ज किया हुआ है। तो इसने सारी की सारी जो आपकी हैंड्स ऑन चीज़ें थी उसको ख़त्म किया है, उस गैप को ख़त्म किया है, और आप जो है अब तो वेबसाइट बहुत एडवांस लेवल के ऊपर हो गए, इसमें सिक्योरिटी के भी थ्रेट्स नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे निकल रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ आती है, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? अब हम क्या कर रहे हैं, या हम क्या करना चाहिए, या क्या हो रहा है, मतलब वेबसाइट के रिलेटेड ना। तो इसमें क्या है, एपीआई जो है वो तो इंक्रीज हो ही रही है, उसके साथ आपकी जो सिक्योरिटी है पेमेंट्स की वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हर एक फील्ड से रिलेटेड जो भी वेबसाइट के ऊपर पे कर रहा है, हर कोई जो है वो सिक्योर की इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहा है। इंक्रिप्शन होता है छुपा देना किसी चीज की को, ठीक है। उसके बाद गैदरिंग वॉइसेस टू गाइड द नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट ऑन द वेब, और इसमें आपको गाइड भी किया जाता है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे आप कैसे सिक्योर फील करेंगे, वो सारे आपको जो है वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं। देन ही आप जो है इसको अपने फ्यूचर में भी पेमेंट्स वगैरह के काम को ऑनलाइन करते हैं, अदरवाइज नहीं करता कोई भी। मैं ऑनलाइन शॉपिंग मैंने जितनी बार भी किया, मैंने कभी भी ऑनलाइन पे नहीं किया, मुझे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ता है, कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट अब हम किस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? आपको पहले स्टैंडर्ड्स देखने पड़ते हैं कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो कि वाकई सिक्योर है। अब आप शॉपिंग कर लेते हैं और उधर वहाँ पे आप पे कर देते हैं, और आपको कोई बैग, आपका कोई आपका गिफ्ट नहीं आता, आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है आपकी, तो वो फिर फेक है। उसका कैसे पता चलेगा? आप एज अ सिक्योरिटी के तौर पे पैसे रखवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फाइवर वगैरह के ऊपर काम होता है ना, फाइवर के ऊपर जब तक आपको जब तक क्लाइंट को उसका पार्सल, आपकी जो वेबसाइट है जो उसने डिमांड किया वो ना मिल जाए, तब तक आप मैसेज नहीं करते कि हाँ भैया मुझे मिल गया, मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टम जब तक जिस वेबसाइट में क्रिएट होगा वहाँ वो आपके लिए सिक्योर है। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको अकाउंट नंबर दे दिया, इसमें ट्रांजेक्शन कर दें, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग वे है। तो बड़े ध्यान से आपने जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का सिस्टम करना होता है। अच्छा, ने शेप द वेब कि आप उसको कैसे अब जो है वो शेप दे सकते हैं एज अ W3C मेंबर, ठीक है। अब W3C मेंबर जो है वो सिग्निफिकेंट रोल रखता है शेपिंग द वेब में। कॉन्टेक्ट W3C टू लर्न मोर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ W3C मेंबरशिप। मेंबरशिप में जो है वो ये चीजें आती है, वेब पेमेंट वर्किंग ग्रुप आता है, जो भी हमने ऊपर देखा है कि WPWG मतलब कि वेब पेमेंट वर्किंग ग्रुप, ये इसका मिशन है टू मेक पेमेंट इजियर एंड मोर सिक्योर ऑन द वेब, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो यूज़र आपकी तरफ इंटरेक्ट होगा, अदरवाइज वो आपकी वेबसाइट को कभी भी ऐसे पैसे ट्रांजैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप उसको एपीआईज वगैरह डिलीवर करते हैं, उसके पास रिकॉर्ड होता है, उसके पास चेकआउट्स होते हैं, उसके पास सिक्योरिटी का फुल रिकॉर्ड होता है कि वो अपनी कोस्ट को, अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे देख सके, ठीक है जी। और वो भी लोअर कॉस्ट में, ऐसा नहीं है कि आपने चार्जेस भी बहुत ज़्यादा रख दिए हुए हैं, तो ऐसे नहीं है। ट्रांजेक्शन के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के पैसे होते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो हैं बहुत लोअर कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए, और इफेक्टिव होनी चाहिए। वेब चेकआउट्स मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, और ऑथेंटिकेट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद वेब ऑथेंटिकेशन वर्किंग ग्रुप की बात करते हैं, तो वेब ऑथेंटिकेशन वर्किंग ग्रुप एम इसका क्या है? टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड एपी, मतलब इस देखिए ऑथेंटिकेशन किसको चाहिए? हमें चाहिए ना, हम क्लाइंट हैं,
वेबसाइट ने किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है? हमें प्रोवाइड करनी है, वी आर क्लाइंट, ठीक है। दी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फंक्शनैलिटी टू वेब एप्लीकेशन। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है किसके ऊपर? वेबसाइट्स के ऊपर, उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर। अच्छा, अब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हम सबको पता है सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इससे वाकिफ ना हो। अब वेब की सिक्योरिटी, वेब की सिक्योरिटी में ये आती है कि हमने डाटा को मैनिपुलेट करना है विद एक्सएमएल, समटाइम्स रिक्वायर्स इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड प्राइवेसी। तीन चीजें होती हैं, तीन ये जो है ना वो ट्रायंगल होती है, ऑथेंटिकेशन ए आई सी आई ए, ठीक है। क्या थी? क्रीडेंशियल डाटा होता है, इंटेग्रिटी होता है और ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है जी। एक्सएमएल सिग्नेचर इंक्रिप्शन एंड एक्स के एम एस जो है ये भी एक एक्सएमएल का ही की मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपको एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एक्सएमएल है ही एडवांस, तो इसलिए ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब तक एचटीएमएल थी वो तो सिक्योर ही नहीं था, ठीक है। अब एक्सएमएल सिग्नेचर की बात करते हैं। एक्सएमएल सिग्नेचर क्या चीज़ होती है? ये आपको एक स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेसिंग रूल प्रोवाइड करते हैं, एक सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं जो सिर्फ आपका यूनिक होता है और हर एक यूजर का यूनिक होता है, ठीक है। इंटेग्रिटी करते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन करते हैं, उसके बाद जो भी सर्विसेज हैं डाटा की कोई भी टाइप की, वो जहाँ पे लोकेट होती हैं वो सिग्नेचर वगैरह उसमें इंक्लूड होते हैं। और एल्स कोई भी और सिक्योरिटी हो सकती है सिग्नेचर के अलावा, कोई भी और। लाइक एग्जाम्पल इंक्रिप्शन है, तो यहाँ पे की मेथड आ गया, यहाँ पे इंक्रिप्शन डाटा। अब की मेथड के सिस्टम के जरिए जो है वो यहाँ पे होगा कि इसमें एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होंगे, एक्सएमएल के एलिमेंट्स होंगे, एक्सएमएल के एलिमेंट्स कंटेंट्स होंगे भी। उसके बाद इंक्रिप्टिंग डाटा जो है वो एक साइफर डाटा होगा। साइफर मतलब छुपा हुआ, साइफर डाटा मतलब छुपा हुआ, छुपा देना। साइफर अब क्या होता है? इंक्रिप्शन मेथड होता है, की मेथड होता है, वो प्राइवेट की भी हो सकती है, वो पब्लिक की भी हो सकती है, ठीक है। जैसे चाबी होती है वो आपके लॉक को ओपन करती है ना, इसी तरह साइफर मेथड भी होता है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। अच्छा, ये देखें एक्स के एम एस के मैंने बताया था कि ये एक्सएमएल की मैनेजमेंट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। ये इसका सिस्टम है, इसका स्टैंडर्ड है जिसने प्रोटोकॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लाइक रजिस्टरिंग पब्लिक की सूटेबल फॉर यूज विद द एक्सएमएल सिग्नेचर एंड एक्सएमएल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होता है? वो छुपा देना होता है। अच्छा, इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में मैंने बता दिया था। इंटरनेशनलाइजेशन जो भी आपकी फर्म्स हैं उनके गोल्स वगैरह, उनकी जो कल्चर्स है, डिफरेंट लोगों की प्रायोरिटी देख के, डिफरेंट लोगों की लैंग्वेज देख के उसके सिस्टम के मुताबिक उसको सेट करना, उसको इस टेक्नोलॉजी को उसके मुताबिक लेके जाना, ठीक है। पूरे अराउंड द वर्ल्ड हमने जिस चीज़ को मैनेज करना है वो इंटरनेशनलाइजेशन है, इसको पहले देखना होता है। और ये W3C कंसोर्टियम का ही काम है कि वो इंटरनेशनलाइजेशन के तौर पर काम कर रही है, ठीक है। सारी वेब का काम ही वही प्रोवाइड कर रही है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है और डाटा के बारे में इंश्योर भी होती है। और आपको इजीली, जो यूजर है ना वो इसको इजीली समझ आता है, उसको पता है कि ये मेरी लैंग्वेज है, उसके ऊपर क्लिक करता है और उस लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर लेता है। तो इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में मैंने पहले बता दिया हुआ है। I18N का मतलब है कि आई और एन के दरमियान में 18 लेटर्स, दैट्स इट। ये भी एक स्टैंडर्ड है, जैसे ई प्लस ये आपकी लिखी हुई है, ये एक स्टैंडर्ड बनाया, मतलब कि इनकोडिंग का मेथड है। ये इनकोडिंग के बारे में बताया कि ये इनकोडिंग का तरीका है कि इसमें कोई भी एक ऐसा डिजिट ऐड कर दो जो कि इक्वल हो जाए किसी और चीज के, जो छुप छुप जाए, मतलब कि रियल किसी को नजर ना आए, ठीक है। यूनिकोड बेस हो सकता है, इनकोडिंग मेथड है, इनकोडिंग मेथड में डिफरेंट कीज हो सकती हैं, इंक्रिप्शन हो सकती हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन का लिखने का तुक यही बनता था कि आपने इससे पहले सिक्योरिटी पढ़ी और सिक्योरिटी में ये इंटरनेशनलाइजेशन का स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक वेबसाइट। सिमेंटिक वेबसाइट क्या होती है? जैसे कि आपकी वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी के स्टैक्स को लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा जो भी बंडल ऑफ स्टैक्स ना, वेब ऑफ डाटा, सोर्ट ऑफ डाटा, सोर्टिंग की फॉर्म है जो कि आपको अपनी डाटाबेस में मिलता है, जो कि आप अपनी डाटाबेस में स्टोर करते हैं। डाटाबेस में हम डाटा सीक्वेंस की फॉर्म में ही करते हैं, वो अलग बात है, यूज़र उसको कीवर्ड्स के साथ सर्च करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है यूजफुल? हम यूजर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए,
क्योंकि उसको अगर डेवलपर को कल चेंजेस रिक्वायर्ड करनी है पड़ जाएं तो वो इंटरेक्ट जो है वो इजीली कर सकता है। अब हम सिमेंटिक जो वेब है वो किसको रेफर करती है, इसका विजन क्या है? इसका विजन है कि भाई डाटा को लिंक करना, वेबसाइट्स को लिंक करना, वेबसाइट के डाटा को लिंक करना, डिफरेंट पेजेस को लिंक करना और डिफरेंट पेजेस के साथ दूसरी वेबसाइट को लिंक करना, मतलब कि पूरी वेब को लिंक करना। ये होती है सिमेंटिक वेबसाइट टेक्नोलॉजी, जो यूजर को डाटा स्टोर करने के लिए जगह प्रोवाइड करती है, वोकैबुलरीज प्रोवाइड करती है, रूल रूल प्रोवाइड करती है डाटा को हैंडल करने के लिए, उसके बाद डाटा को लिंक करती है। और जैसे कि आरडीएफ है, ठीक है, आरडीएफ है, ये रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है, इसमें आप अपनी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेमवर्क जो भी यूज कर रहे हैं। स्पार्कल है, स्पार्कल के बारे में मैंने बता दिया हुआ है। ऑल है, मतलब ये सारी सिमेंटिक वेबसाइट्स के जो हैं वो ट्रिक्स हैं, उन या आपको टेक्नोलॉजीज हैं जो कि सिमेंटिक वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं। वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। सिमेंटिक होती ही आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डाटा है, ठीक है। एंड स्कोर्स है, स्कोर्स सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सिंपल नॉलेज, ठीक है। तो मतलब आपको ना बड़ी आसानी प्रोवाइड करती है हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो चीज यूज की जाती है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक वेब। डाटा को लिंक करना, डाटा को समझना, डाटा की वोकैबुलरी बिल्ड करना, डाटा को हैंडल करना, उसमें डाटा क्रिएट करना, उस डाटा को जोड़ना, ये सारे के सारे गोल जो हैं इन टेक्नोलॉजीज के ही हैं। और यही टेक्नोलॉजीज है जो आपको सिमेंटिक वेबसाइट की एक्सेस प्रोवाइड करती है। अच्छा, लिंक्ड डाटा, अभी बात करी जा रही है लिंक करना, तो वो क्या चीज होती है? व्हाट इज लिंक्ड डाटा? सिमेंटिक वेबसाइट ऑफ अ वेब ऑफ डाटा of dates and titles and part numbers and chemical जो आपको प्रॉपर्टीज हैं, एनी अदर डाटा, मतलब कि हर तरह का पार्ट, हर तरह का डाटा, हर तरह का टाइटल, उसको जो है वो जोड़ता है, ठीक है। उसको कंसीव करता है। दी कलेक्शन ऑफ सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज, ये भी हमने ऊपर बता दिए, मैंने आपको, यही है ना, हम उसी की टर्म को एलैबोरेट कर रहे हैं ना। व्हाट इज लिंक्ड डाटा? ड्रा करना, रेफरेंस को यूज करना, वोकैबुलरीज बनाना, जो आप देखे ना वोकैबुलरी को सर्च करते हैं कि मुझे इसकी वोकैबुलरी जाननी है, इसके डिफरेंट वर्ड्स जानने हैं, तो वो सारा का सारा डाटा का लिंकेज ही होता है। मैं अब यहाँ पे अगर कहती हूँ कि ये ड्रा है, इसके राइट क्लिक के ऊपर जाती हूँ तो ये सिनोनिम्स क्या है, ये आपकी, ये भी एक लिंक डाटा है, ये एक वोकैबुलरी है। फर्दर मुझे उसके अदर वर्ड्स बता रहा है, भाई ड्रा का मतलब है अट्रैक्शन, मैग्नेट, ये सारी चीजें मुझे बता रहा है, तो ये होती है वोकैबुलरी। मतलब कि डाटा लिंक हो रहा है एक दूसरे के साथ ना। तो नंबर ऑफ डाटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन द वेब अवेलेबल इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और ये नहीं है कि बेतुका डाटा पड़ा हुआ है, वो अलहदा बात है, लोगों ने वेबसाइट बना के फजूल फजूल बनाई हुई हैं और छोड़ी हुई हैं, लेकिन जो एक्चुअल है स्टैंडर्ड को जो फॉर्मेट करते हैं वो आपकी HTTPS सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। उसमें डाटा को रीचेबल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, सिमेंटिक वेब टूल्स यूज किए जा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको डाटा एक्सेस के लिए बल्कि रिलेशनशिप भी आपका क्रिएट करती है और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो कि आप वेब और वेब के डाटा को, वेब डाटा सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, उसको इंटर रिलेटेड कर सकते हैं और अपने डाटा को किसी और के डाटा के साथ भी मर्ज करके लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, मैंने बता दी हैं RDF के बारे में। अच्छा देखें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट डेटाबेसेस, रिलेशनल होती है, रिलेशनल डेटाबेस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होती है, आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, XML, HTML, ETC, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूरी एंड पॉइंट्स हैं टू एक्सेस दैट द डाटा मोर कन्वीनियंटली। W3C प्रोवाइड अ पैलेट, मतलब बहुत ज्यादा पैलेट होता है ना, एक चीज है उसमें सारी चीजें सजा के दे दी हुई है, ये भी है भाई, ये भी है, ये भी है, एक ही चीज नहीं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन वो सारी एक ही पैलेट के अंदर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही हैं, ठीक है। एंड टू एंड पॉइंट्स, कन्वीनियंटली एक्सेस डाटा, जिससे देखिए पैलेट है, आप कितनी आसानी के साथ ये भी चीज उठा के खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, आपके सामने ही है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। उसके बाद RDF का बता दिया, ये डेटाबेसिस की सारी टेक्नोलॉजीज हैं। GRDDL, GRDDL जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है, लाइक ग्रीडल है, मार्कअप फॉर्मेट, आपकी ना वेबसाइट्स की जो डेटाबेस की लैंग्वेज है, डेटाबेस की जो आपकी लैंग्वेज है, लाइक मुझे इंटर रिलेट करवाना है किसी चीज के साथ,
RDF ट्रिपल एक्शन जो है, 3 दफा अगर RDF को आप कनेक्ट करवाएंगे तो वो ये वाली टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब ये इससे एडवांस हो गए। फिर उसके बाद पाउडर हमने पढ़ा था, पाउडर में भी ये पाउडर जो लैंग्वेज है ना, ये सारी की सारी आपकी डाटा से रिलेटेड है, आपकी वोकेबलरी से रिलेटेड है, आपकी क्या चीज़ थी कि आप लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेजेस के लिए यूज करते हैं, डेटाबेस की लैंग्वेजेस है। RDFA ये भी इस ट्रिपल एक्शंस के लिए है। RDF सिंगल जो था वो डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, क्यूरी की। उसके बाद ये एडवांस, फिर ये सारी की सारी जो है RIF, स्पार्कल, तो ये सारी की सारी डाटा की ही लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम डाटा को लिंक करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स थी। अच्छा जी, ये डिफरेंट टर्म्स थी। एक तो नेट स्लो चल रहा है, क्या हुआ? स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। मैं भी वही देख रही हूँ, वो ऊपर से। मैं दोबारा करती हूँ, रुके, वेट करें। अब हो रही है? यस मैम। पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, मैं रिफ के बारे में बता रही थी। रिफ जो है वो ये है, रूल इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है, कि मतलब कि वेबसाइट के ऊपर एक पार्ट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपकी सिमेंटिक वेबसाइट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये दूसरी थी आपकी R2RML जो मैंने बताया है, ठीक है, तो ये भी RDB मतलब के मैपिंग सिस्टम के लिए जो है वो यूज होता है। मैपिंग सिस्टम के लिए नेट स्लो है शायद, इस वजह से स्क्रीन आउट हो रही है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी। ये इंटरचेंज के लिए है, मैपिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, ये भी मैपिंग है, लेकिन किन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, RDF और आपकी जो डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो डाटा को लिंक करने के लिए, आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए। भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर डाटा एक दूसरे के साथ लिंक करवाना जरूरी होता है, तो समझ लें कि जैसे हम मैंने वेबसाइट रखवाई है तो वो किसी सर्वर के साथ अटैच है। तो आपने आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर ली। अब आपने जब अपनी डेटाबेस क्रिएट की, आपके साथ यूजर लिंक हो गए। तो ये होता है पूरा का पूरा लिंक डाटा, उसकी कलेक्शन करना, उसमें स्टोरेज करना, और यूजर जो है वो उसको समझ सके। मुझे समझ नहीं आ रही, स्क्रीन शो हो रही है? मैम स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। हाँ जी तो ऊपर वो क्यों नहीं आ रही बार? अब चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, पूछें क्वेश्चन है मैम जी। जी। मैम जो आपने ये स्पार्कल RIF ये जितनी भी लैंग्वेजेस बताई ये सारी डेटाबेस की लैंग्वेज है ये मैम? डाटा लिंक डेटाबेस को डायनामिक, ये डाटा लिंक की लैंग्वेजेस हैं, डाटाबेस ही है, लेकिन आपकी बैक एंड की सर्विसेज हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि लिंक करवाती हैं डाटा को आपकी वेबसाइट के साथ और दूसरी वेबसाइट्स के साथ और पूरी दुनिया के साथ। ये सर्विसेज हैं। मैम जैसे HTTP है इस तरह से। हाँ जी, तो ये है ही सारी वेब सर्विसेज। हमारा टॉपिक था ना वेब सर्विसेज, तो ये वेब सर्विसेज है। फिर उसके बाद हमने सिक्योरिटी पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि सिमेंटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। एक चीज याद रख लें, ये सारी की सारी सिमेंटिक वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी है। सिमेंटिक वेबसाइट के बारे में मैंने क्या बताया, क्या होती है सिमेंटिक वेबसाइट, क्या होती है? मैम अपनी वेबसाइट ये एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज की सुन लो, जाती है। सिमेंटिक वेबसाइट आपकी वेब को रीडेबल बनाती है। मतलब कि ये एक मशीन है जो कि इंटरनेट डाटा प्रोवाइड तो करती है, लेकिन उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाती है। रीडेबल कि यूजर उसको आसानी से समझ सके, उसमें डाटा से स्टोर कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। विजन इसका क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि प्रोसेस्ड करती है आपके डाटा को,
इन कंसाइज फॉर्म, रीडेबल, मशीन रीडेबल, जो कि आपका मशीन आप समझ सकते हैं। अब क्या चीज है, किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, व्हाट इज लिंक डाटा यूज फॉर। अब आप इसको देखने लगे कि ये क्यों यूज किया जाता है। लिंक डाटा, देखिए भाई, डाटा जो है वो हार्ट है किसका, सिमेंटिक वेबसाइट का, ठीक है। आप मशीन रीडेबल की बात तो करते हैं, लेकिन अब हार्ट है ये लिंक्ड डाटा, और लिंक डाटा की ये सारी टेक्नोलॉजी है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है आपकी वेबसाइट, आपका इंटरनेट कुछ नहीं है, आपके लैपटॉप कुछ नहीं है, आपके लैपटॉप समझ नहीं सकते, आपकी मशीनरी समझ नहीं सकती, ठीक है। तो ये जैसे आपने असेंबली लैंग्वेज के बारे में सुना होगा कि मशीन लैंग्वेज समझती है उसे, ठीक है। आप अगर हाई लेवल लिखेंगे तो मशीन उसको समझेगी नहीं, मशीन उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल के ऊपर इंटीग्रेट करती है, मतलब डिफरेंट डाटा होता है जो वेब के ऊपर होता है, उसकी कलेक्शन करते हैं, स्टडी करते हैं, यूज केसेस बनाते हैं, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटेग्रिटी होती है डाटा को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, जो भी कम्प्लेक्सिटी आती है इसको कम करने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो भाई देखिए, मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, मैंने उसके ऊपर लिंक लगाया है, तो उसको वाकई किसी अच्छी चीज के साथ जोड़ा होगा ना। मैंने अब एक वर्ड लिख दिया है, अब जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया क्या करता है, यही काम ही करता है ना, कितने लिंक्स लगाए हुए हैं इसने। ये डीबीपीडिया इज नॉट ओनली डेट इंक्लूड विकिपीडिया, वो ना सिर्फ विकिपीडिया का डाटा रखता है बल्कि इसने पूरी की पूरी वेब का रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये जियो नेम्स, आपका डीबीपीडिया, विकिपीडिया, आप लोग इन वेबसाइट से अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। और जो एक लार्ज लिंक डाटा सेट है उसका नाम ही यही है, डीबीपीडिया। ये इतनी बड़ी वेबसाइट मतलब ये कह लें कि ये वेब सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है सिमेंटिक की, जिसने आपकी पूरी दुनिया के डाटा को लिंक किया हुआ है आपस में। इसने ना सिर्फ विकिपीडिया का रिकॉर्ड रखा हुआ है बल्कि और भी बहुत सारी वेबसाइट को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है, पूरी ओवरऑल दी इंटरनेट। उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, RDF ट्रिपल के बारे में बताया मैंने, एप्लीकेशन है जो कि एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड करती है, डिफरेंट नॉलेज आपकी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, सेवरल डाटा सेट्स को मैनेज करने के लिए, और वो भी मतलब अच्छे काम में, और यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज तो वेब बहुत आसान है अगर वेब को सीखना चाहें, ठीक है। लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हर लिंक के बैक पे दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है, या कोई भी चीज़ ओपन हो जाती है, या उसी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेज ओपन हो जाता है। तो मैंने भी आप लोगों को यही कहा है कि आपने एक वेब पेजेस नहीं बनाना, आपने पूरी वेबसाइट बनानी है, और डिव्स में काम करना है, उसको इंटरेक्टिव बनाओ, उसको रिस्पॉन्सिव बनाओ, उसके ऊपर लिंक्स लगाओ, पता चले कि भाई ये इसके साथ ये मेरा दूसरा पेज ओपन हो रहा है, या फिर ये डिव्स के साथ कोई और वेबसाइट ओपन हो रही है, कुछ भी, मतलब इंटरेक्टिव काम करो। एक पेज तो हर कोई बना लेगा, ठीक है। बस यही आपका लेक्चर था। अगर इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह वोकैबुलरीज को पढ़ेंगे।